हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 18। इनाय ने आहिर को रोकने की कोशिश की, पर आहिर ने उसे समझा के शांत किया और फिर आहिर बिना इनाय की बात सुने वहाँ से चला गया। उसके जाने से इनाय को बुरा भी लग रहा था, साथ ही उसका शक भी गहरा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ अनुराग, जो उनकी सारी बातें सुन रहा था, उसने फ़ोन कट किया और शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, कितनी अजीब बात है। वो अनाथ इनाया, जिसे बचपन से कभी प्यार मिला ही नहीं, उसकी किस्मत में ये क्रूएल माफिया आ गया जो उसे जान से भी ज़्यादा चाहता है। पर कितने अफसोस की बात है, इतना प्यार करने वाला पति वो अपने हाथ से गंवा देगी। और जब आहिर उससे दूर होगा, तब मैं उस इनाया को अपने नीचे दबाऊंगा। तब उसे पता चलेगा, मैं बताऊंगा प्यार किसे कहते हैं। वो अपने आप में ही वाइल्ड फैंटेसी बनाने लगा। पर तभी उसे कुछ याद आया तो उसने फ़ोन उठाया और इनाया को कॉल किया। इधर आहिर के जाते ही इनाया बेड पर बैठ गई। उसके मन में जो सुकून आहिर की मौजूदगी में छाया हुआ था, वो अब बेचैनी में बदल गया। वो कुछ सोचती समझती उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा। इनाया ने फ़ोन देखा, जिसमें अनुराग का कॉल आ रहा था। इनाया ने पहले तो इग्नोर किया, और फिर जब फ़ोन बार बार बजने लगा तो उसने परेशान होकर फ़ोन उठाया और कहा, क्या है अनुराग, अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रही है तो कुछ बात होगी ना? आप क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर अनुराग ने गुस्से में मुठ्ठियाँ कस ली, पर फिर भी उसने इनाया से शांत आवाज़ में कहा, देखो इनाया, सॉरी अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया हो तो, पर मैंने बस इसीलिए कॉल किया था क्योंकि मुझे लगा तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा पति कौन सा काला कारनामा करने जा रहा है। अगर तुम्हें पता चलेगा तो शायद तुम अपने पति को रोक पाओगी, पर नहीं, तुम्हें किसी मासूम की जिंदगियों से क्या ही लेना देना। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें कॉल। उसकी बात पूरी होने से पहले ही इनाया ने कहा, एक्चुअली आई एम सॉरी अनुराग, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के चलते ये सब तो भूल ही गई थी। रियली सॉरी। आप बताइए जो भी बोल रहे हैं। आहिर अभी अभी घर से निकले हैं। अनुराग ने इविल स्माइल करते हुए कहा, वो घर से निकला है तो ज़रूर आज वो उन लड़कियों की ट्रैफिकिंग करने ही जा रहा होगा। मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजा है, इनाया देख लेना कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए किन लड़कियों को दुबई भेजा जाता है, उनके साथ कितना कुछ होता है। और आज तुम्हारा पति यही बुरा काम करने जा रहा है। मैं फ़ोन रखता हूँ, तुम वीडियो देख लेना। वो फ़ोन रखा तो इनाया ने अपने फ़ोन में आया वीडियो ओपन किया और देखने लगी। हर एक पल के साथ उसकी आंखें आंसू में भीग रही थी। उसने गुस्से में वो वीडियो बंद किया और अपने मुंह पे हाथ रखकर भारी आवाज़ में कहा, ये सब कितना हॉरिबल है। उन मासूम लड़कियों की ज़िंदगी के साथ आखिर इस कदर खेल कैसे सकते हैं? नहीं, मुझे ये सब रोकना ही होगा। उसके लिए मुझे अपने पति के खिलाफ जाना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे ये करना ही होगा। अगर उन लड़कियों की ज़िंदगी बचानी है तो मुझे आहिर के खिलाफ जाना ही होगा। कहते उसने उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे इस वक्त हद से ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो एक नॉर्मल लड़की थी जिसने कभी इस तरह की कोई बात ना सुनी थी और ना ही देखी थी। इसलिए आज जब उसे अपने ही पति के बारे में बार बार ये सुनने को मिल रहा था तो उसे बेहद तकलीफ हो रही थी। उसने अपने हाथ जोड़ी और कहा, क्यों कान्हा जी, बार बार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे आज तक कभी इतना प्यार सपने में भी नहीं मिला जो आहिर से मिल रहा है। समझ नहीं आ रहा है इस प्यार पे नाज करूं या अपनी किस्मत पे रोऊं। मेरे पति मुझसे तो जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, पर बाकी इंसान उन्हें इंसान तक नहीं लगते। किसी कीड़े मकोड़े की तरह सिर्फ कुचलना जानते हैं वो सबको। कहते हुए उसके आंसू तेज हो गए। उसकी आंखों के सामने वो सब चल रहा था जब उसने आयर को उन आदमियों को मारते हुए देखा। ऊपर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अचानक उसके फ़ोन की रिंग बजी। उसे अनुराग का कॉल आया। उसने उठाया तो सामने से अनुराग ने कहा, तुमने देखा ना सबिनाया, दुबई जाके उन लड़कियों की ज़िंदगी किस तरह से ख़राब होती है, और तुम्हारा पति। उसकी बात पूरी होने से पहले इनाया ने इस बार सख्त आवाज़ में कहा,
मैंने आपको लोकेशन भेजी है अनुराग, आप पुलिस लेके वहाँ आइए। आज आहिर और उनके साथ जितने भी इस गुनाह में शामिल हैं सबको जेल होके रहेगी। इस भयानक करतूत में जो भी शामिल है वो कोई नहीं बचेगा आज। कहते हुए उसके चेहरे पे कोई इमोशंस नहीं थे। अनुराग, ठीक है, मुझे अभी लोकेशन भेजो, मैं यहाँ पुलिस को लेके आ जाऊँगा। इनाया ने फ़ोन रखा और उसे लोकेशन भेज दी। वो उठी और फेस वॉश करने चली गई। उसके लिए फिलहाल किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी इंसानियत थी। वो हमेशा से सबकी हेल्प करने में भरोसा रखती थी और आज भी उसके लिए वही सबसे पहले था। एक प्राइवेट बीच पे दो रोल्स रॉयल कार आके रुकी। उनके आगे पीछे कारों का काफिला था। बीच में मौजूद उन दो रोल्स रॉयस कार में से आहिर और मानिक बाहर निकले। आहिर ने बाहर आते ही सिगरेट जलाई और उसके कश लेते हुए कहा, वो लड़कियों को यहीं लेके आएंगे ना? मानिक, हाँ आएंगे तो यहीं, पर यार तुझे नहीं लगता हम इन सब में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? वो लड़कियां जहाँ जानी है जाएं, हमें क्या करना, हमें सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, किसी और के ऊपर नहीं। उसके शब्द गले में रह गए जब आहिर की गुस्से भरी नजरें उस पर पड़ी। आहिर की आंखें मानिक की बातें सुनकर लाल हो चली थी। हालांकि दिल उसके अंदर भी नहीं था, पर वो ये सब कर रहा था। आहिर ने गुस्से में मानिक से कहा, तुझे मैंने नहीं बुलाया, बल्कि यहाँ तू अपनी मर्जी से आया है और जैसे आया है वैसे वापस भी जा सकता है। अगर तुझे उन लड़कियों को बचाना टाइम वेस्ट करना लगता है तो तू जा सकता है, पर मैं उन्हें किसी भी कीमत पे बचा कर ही रखूंगा। मानिक, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैं यहीं रहूंगा। पर मुझे नहीं समझ आ रहा तो इतना रिस्पेक्ट क्यों है उन लड़कियों को छुड़ाने के लिए? उसकी बात सुनते ही आहिर की आंखें गहरी लाल हो गई। उसकी आंखों के सामने कुछ पुरानी कड़वी यादें चलने लगी। फ्लैशबैक। एक पुराना विला, रात का समय था। पहाड़ों के बीच बने एक मेंशन में एक औरत जो अपने बच्चे के साथ बैठी थी। वो बच्चा टीवी पे कार्टून देखते हुए खिलखिला रहा था, पर उस औरत के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। उस विला में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। वो बच्चा टीवी देखने से जब बोर हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा, मम्मा पापा कब आएंगे? पर वो औरत क्या ही जवाब देती। उसका सुहाग तो आज ही उजड़ चुका था। वो खामोशी से बैठी रही। तभी बिला का मेन दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। वो औरत ये सुनकर घबरा गई। उसने अपने 6 साल के बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे लेके पीछे के रास्ते से भाग गई। पीछे पूरा जंगल का इलाका था और वो अपने बच्चे के साथ जी जान से भाग रही थी, क्योंकि उसे पता था कि पकड़े जाने पे उसका हश्र क्या होगा। मगर उस मासूम बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उसकी माँ इस तरह से अचानक घर से निकली क्यों, और इतनी रात के वो लोग जंगल में क्यों भाग रहे हैं? उसके पापा कहाँ हैं? वो अपनी माँ को आवाज़ दे रहा था, उसे पूछ रहा था, पर उसकी माँ कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। वो बार बार पीछे पलट के देख रही थी। उसके पीछे कुछ लोग पड़े थे। आखिर बहुत आगे जाके वो एक पेड़ से सट के खड़ी हो गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। कुछ देर बाद उसने अपने बच्चे को अपने सामने किया और कहा, बेटा वो लोग बहुत खतरनाक हैं, वो हमें मार देंगे, इसीलिए तुम्हें मेरी कसम, मेरे साथ भले ही कुछ भी हो तुम यहाँ से भाग जाना। प्रॉमिस करो मम्मा को कि तुम यहाँ से भाग जाओगे। और तुम्हें घर वालों का नंबर तो अच्छे से याद है ना? किसी के भी नंबर पे कॉल करना, तुम्हें लेने ज़रूर कोई ना कोई आ जाएगा। वो बच्चा रोने लगा। उसने कहा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा मम्मा। उस औरत ने उसका हाथ अपने सिर पे रखा और उसे अपनी कसम दी कि वो यहाँ से चला जाए। पर तभी उसके कान में एक गोली चलने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर उसकी आंखें हैरत में फैल गई। वो बच्चा भी डर से थर थर कांपने लगा। उसने सामने देखा, जहाँ वो सब लोग हाथों में गन लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे। वो बच्चा कांपते हुए बोला, वो लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं, उनके हाथ में गन है, वो हमें मार देंगे हमें। उस औरत ने बच्चे को सीने से लगाया और कदम पीछे लेने लगी। वो कुछ कहती इससे पहले कि उसकी चीख निकल गई, क्योंकि किसी ने
उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए बेरहमी से उसे अपने पास खींचा और कहा, बहुत शौक है ना भागने का, पर आज जो तुझे किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। आजा इधर, कहते हुए वो उस औरत का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ खींचने लगा। वो बच्चा वहीं खड़ा रहा। वो उस औरत को लेके सबके सामने आया और अगले ही पल उसके पल्लू को खींचकर जिस्म से अलग कर दिया। ये होते ही उस औरत ने उस आदमी को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उस आदमी का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, प्यार से करने वाला था, पर अब तुझे असली रंग दिखाऊंगा मैं। कहते हुए उसने अपने आदमी को इशारा किया। सब उस औरत के इर्द गिर्द आके खड़े हो गए और एक एक करके सबने उसकी साड़ी उसके जिस्म से अलग कर दी और फिर उसके ब्लाउज ब्रा बाकी इनर वियर सब फाड़ते हुए उसे नेक्ड कर दिया। वो औरत अकेली सबसे अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रही थी। वो बच्चा अपनी माँ की हालत देख उसके पास आया और उन आदमियों को अपनी माँ से दूर करने लगा। ये देखकर वो हैवान हंसने लगे और उन्होंने उस बच्चे को मार के दूर फेंक दिया और कहा, तुझे खत्म नहीं करेंगे हम, तू अपनी माँ के साथ हैवानियत होते हुए देख, अपनी आंखों से देख। इतना कहकर वो 7-8 आदमी उस औरत पे एक साथ टूट पड़े और बेरहमी से उसके जिस्म को नोचने लगे। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो लोग उस पर अपनी मर्दानगी बड़ी बेरहमी से दिखा रहे थे। जब दर्द की हदें पार हो गई तो उसकी चीखें और बढ़ गई। वो बच्चा जो अपनी माँ की ये हालत देखकर एक सदमे में जा चुका था, उसे ना कुछ बोला गया और ना कुछ कहा गया, पर उसके मासूम दिल पे ये जख्म गहरे घाव जरूर दे गए। उसकी मासूम आंखें एकदम पत्थर से हो गई। उसने देखा एक आदमी की जेब से बंदूक गिर गई। उसने अपने कांपते छोटे हाथों से बंदूक उठाई और एक एक करके उन सारे आदमियों को गोली से भून दिया। पर तब तक जो होना था वो हो चुका था। उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। प्रेजेंट टाइम। आहिर की आंखें ये सब याद आते ही गहरी लाल हो गई। उसकी आंखें आग उगल रही थी, हाथों की नसें उभर के आई थी। मानिक जो आसपास देख रहा था, उसने जैसे ही आहिर को देखा एक पल के लिए वो भी कांप गया। उसे समझ नहीं आया कि आहिर को अचानक हुआ क्या। आहिर ने जलती सिगरेट अपने हाथ में मसल दी। तभी सड़क पे एक ट्रक रुकने की आवाज आई। उसे सुनकर आहिर और मानिक एक जगह खड़े हो गए। उस ट्रक में से एक एक लड़कियों को बाहर निकाला गया। उन लड़कियों की हालत बहुत खराब थी। उनके चेहरे पे मारने के निशान थे, हाथ पांव जंजीरों में बंधे गए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके जिस्म में जान ही न बची हो। वो सब जब बीच पे आए तभी उनकी नज़र आहिर पे गई तो उनको जैसे राहत मिल गई, क्योंकि कल रात आहिर का मैसेज उन तक पहुंच चुका था। वो उन्हें बचाने आएगा और आज आ भी गया। वहीं उन लड़कियों के साथ मौजूद आदमियों को ये समझ नहीं आया कि वहाँ उस बीच से पहले से इतनी कार कैसे मौजूद है। क्या उनका बॉस यहाँ आया है? वो इन्हीं सवालों में थी कि देखते देखते आहिर के गार्ड्स ने पूरे इलाके को घेर लिया और उन लोगों पे फायरिंग शुरू की। उन लोगों ने भी बदले में फायरिंग की, पर वो 20-30 आदमी थे तो आहिर और मानिक के करीब 50-60 गार्ड, जिस वजह से थोड़ी ही देर में वो सब ढेर हो गए। तभी गार्ड वहां उनके लीडर को ले आए, जो दबे पांव भागने की फिराक में था। हालांकि ये असली लीडर नहीं था जो कोई ये सब करवा रहा था, वो भी एक माफिया ही था और ये लीडर यानी उसका राइट हैंड था। वो लीडर वहां आते ही आहिर के कदमों में गिर गया और उसे छोड़ने की गुहार लगाने लगा। आहिर ने उसके चेहरे पर पैर रखा और मसलते हुए कहा, तो जैसे कुत्तों को छोड़ा नहीं जाता, बल्कि उन्हें जड़ से खत्म करना पड़ता है। कहते हुए वो लगातार उसके चेहरे पे अपने नुकीले सूझ के दबाव बनाने लगा। तभी वहां पुलिस की गाड़ी की सायरन बजने लगी। ये सुनकर मानिक ने हंसते हुए कहा, लगता है पुलिस भी आ गई है। आहिर ने भी डेविल स्माइल करते हुए पीछे मुड़ के देखा जहां पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। अभी तक उसके चेहरे पर स्माइल थी,
पर वह अनुराग को देख उसे हैरानी हुई और सबसे बड़ी हैरानी अनुराग के साथ खड़ी इनाया को देखकर वो गुस्से में उनकी तरफ बढ़ गया। उसके थोड़ा पास आते ही पुलिस ने कहा, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर। कहते हुए उसकी आवाज बंद हो गई क्योंकि अब उसके सामने आहिर का चेहरा था, जिसे देख वो खामोश हो गई। पुलिस को खामोश होते देख आहिर के होठों पे तिरछी स्माइल आ गई, पर अगले ही पल उसकी आंखें हैरत में फैल गई जब उसने सुना, आप खामोश क्यों हो गए इंस्पेक्टर? मिस्टर आहिर शेखावत को अरेस्ट कर लीजिए। और ये गुस्से भरी आवाज इनाया की थी। इनाया की आवाज सुनकर आहिर ने हैरानी से उसे देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इनाया ऐसा कुछ कह सकती है। पहले ही उसे अनुराग के साथ देखकर आहिर को गुस्सा आ चुका था और अब उसकी बात सुनकर तो ये गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। आहिर गुस्से में इनाया के पास गया और सबसे पहले तो उसे अनुराग से दूर कर अपने पास खींच लिया और सर्द आवाज में कहा, यह क्या कर रही हो इनाया? आपके काले कारनामे दुनिया के सामने लाने आई हूँ। इन मासूम लड़कियों को बचाने आई हूँ। आहिर, ओह, तो तुम इन लड़कियों को बचाओगी, वो भी अपने यार के साथ मिलके? कहते ही उसने आग उगलती नजरों से अनुराग को देखा। इनाया, बस यही तो बातें करनी आती है आपको, लेकिन आज आपकी किसी बात का कोई डर नहीं मुझे। न मेरी नजरों में आपके लिए वो इज्जत है जो एक पत्नी की नजरों में होती है उसके पति के लिए। आहिर, मेरे साथ चलो घर, फिर तुम्हें बताता हूँ ये इज्जत पति पत्नी किसे कहते हैं। आहिर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। इनाया ने गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मुझसे दूर रहिए मिस्टर आहिर शेखावत। आप मुझे हाथ लगाने का हक खो चुके हैं। मैं अब एक पल भी आप जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहूंगी जिसने इतनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। वो इंसान नहीं, जानवर ही हो सकता है और मैं आप जैसे जानवर के साथ नहीं रह सकती। मुझे आप। इनाया आहिर ने उस पर हाथ उठाते हुए कहा, पर उसका हाथ हवा में ही रुक गया। क्या हुआ, रुक क्यों गई? मारते ना, वैसे भी आप मारने के सिवाय क्या ही कर सकते हैं। इनाया ने इतना कहकर पुलिस को देखा और कहा, आप लोग क्या देख रहे हैं? ये पैसे वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करेंगे। इन मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेल रहे थे और ये आप बस भूत बने देख रहे हैं। अरेस्ट कीजिए इन्हें। पुलिस, मैम, हम सबूत के बिना कुछ नहीं कर सकते। इनाया, ठीक है, अभी वो लड़कियां खुद बताएंगी कि उनके साथ क्या हुआ है और किसने किया है। कहते हुए उसने गुस्से में आहिर को देखा और फिर उन लड़कियों के पास चली गई। इनाया उन लड़कियों के पास गई और उनसे पूछा, देखो, आप सबको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि इस घटिया इंसान ने आपके साथ क्या किया है। उन लड़कियों ने उसकी बात सुनकर तुरंत कहा, नहीं दीदी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। इन भैया ने तो हमें बचाया है। हम इनका जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम ही है। और ये किसी फरिश्ते की तरह हमारी ज़िंदगी में आए और हमें बचा लिए। आप इनके खिलाफ कुछ मत कीजिए। वो पुलिस वाला भी इनाया के पास आके बोला, जी मैडम, ये सब बोल रहे हैं। आहिर सर ने कभी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि इनकी वजह से हमेशा ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जो ये घटिया काम करते हैं। इसलिए आपको इनके खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। इतना कहकर पुलिस अब वहाँ से उन लड़कियों को लेकर चली गई। इनाया बस वहाँ ठगी सी खड़ी रह गई। उसने पलट कर देखा तो हैरान रह गई। वहाँ अब अनुराग नहीं था। इनाया को हैरान देखकर आहिर उसके पास आया और कहा, क्या देख रही हो? अनुराग को इतना कहकर वो हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, वो कमीना तो मुसीबत में सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़ेगा। उससे साथ निभाने की उम्मीद क्या कर रही हो? खैर, कुछ भी करो, मुझे क्या। अब वैसे भी मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ये बोलकर आहिर भी अपनी कार में बैठकर चला गया। इनाया अकेली पड़ गई। तभी मानिक उनके पास आया और कहा, भाभी, चलिए, आज रात आप मेरे घर पर रुकिए, कल सुबह अपने घर जा सकती हैं। इनाया ने नम आंखों से उसे देखते हुए कहा,
मुझे अपने घर ही जाना भैया। क्या मुझे शेखावत पैलेस छोड़ दीजिएगा? मानिक, पर भाभी, अभी आहिर बहुत गुस्से में होगा। आपका वहाँ जाना ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ उसके गुस्से को। इनाया, ये सब संभालूंगी, पर प्लीज आप मुझे शेखावत पैलेस छोड़ दीजिए। मानिक ने अब गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, चलिए चलते हैं। वो दोनों कार में बैठकर निकल गए। इनाया की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था अनुराग उसका इस कदर साथ छोड़ेगा, और आहिर के बारे में वो कितनी गलत थी। आखिर कैसे यकीन कर लिया उसने किसी की कई बातों पे। ये सब सोचते ही उसके आंसू तेज हो चुके थे। खैर, वो इसी सोच में थी कि कार शेखावत पैलेस के आगे रुकी। इनाया नीचे आई और घर के अंदर चली गई। वो घर की चौखट तक ही गई थी कि तभी आहिर की गुस्से भरी आवाज़ आई, इस घर के अंदर कदम भी मत रखना। इनाया काँप गई। ये सुनकर उसके पैर वहीं रुक गए। वही जानकी जी और अर्पणा जी जो अपने कमरे में जा रही थी। उन्होंने जैसे ही आहिर की आवाज़ सुनी वो हॉल में आ गए। उन्होंने इनाया को देखकर आहिर से कहा, आहिर, ये सब क्या कर रहे हैं? इनाया, इस घर की बहू ही नहीं, आपकी पत्नी, आपकी इज्जत भी है। इतनी रात के उसे ऐसे बाहर कैसे रख सकते हैं आप? आहिर ने दांत पीसते हुए कहा, मेरी इसी इज्जत ने आज सरेआम मेरी इज्जत उछाली है। बड़ी माँ जानकी और अपर्णा ये सुनकर हैरान रह गई। उनकी हैरानी देखकर आहिर ने तो नहीं, पर इनाया ने रोते हुए उन्हें सब बता दिया। उसकी बातें सुनकर दोनों और ज़्यादा हैरान हो गई, पर अब उन्हें इनाया की बाजू भी समझ आ गई। जानकी जी ने आहिर से कहा, देखिए आहिर, जो हुआ वो गलत ही था, हमें पता है, पर इनाया को भी समझाइए आप। वो अच्छे दिल की लड़की है और इसीलिए उसे गलत फहमी हो गई। अब आप माफ़ कर दीजिए और उसे अंदर आने दीजिए। वैसे भी पति पत्नी के बीच का मामला उन दोनों के बीच ही रहे तो अच्छा रहता है। इनाया को ऐसे घर से निकालने से वो मामला दुनिया के सामने आ जाएगा। आहिर ने गुस्से में इनाया को देखा और अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही अपर्णा ने जाके इनाया को संभाला, उसे घर के अंदर ले आई और पहले उसका रोना शांत किया। अब इनाया थोड़ी शांत हुई तो अपर्णा ने प्यार से कहा, जाओ बेटा, अपने रूठे पति को मना लो। बहुत प्यार करता है हमारा आहिर, तुमसे माफ़ कर देगा, और अब तुम भी रोना बंद करो। उनकी बात सुन जानकी जी ने सख्त आवाज़ में कहा, वो प्यार करता है, पर इस घर की बहू और उसकी बीवी होने के नाते आपके भी कुछ फर्ज है। इनाया बहू, आज जो गलती हुई है वो दोबारा ना हो, वरना आहिर रहा दूर, हम खुद आपको इस घर में आने नहीं देंगे। क्योंकि ऐसी लड़की जो सरेआम परिवार की इज्जत उछालने में, वो हमें भी अपने घर में मंजूर नहीं है। उम्मीद है आप अपनी मर्यादा का और इस घर की इज्जत का ख्याल रखेंगी। इतना कहकर वो भी अपने कमरे में चली गई। उनके जाते ही अपर्णा ने कहा, तुम जाओ अब, और दीदी की बातों का बुरा मत मानना। वो थोड़ी सख्त है पर दिल की बुरी नहीं है। इनाया ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे की तरफ चली आई। कमरे का डोर खुला था। इनाया जैसे ही अंदर आने को हुई कि तभी एक कांच का वाश आके उसके पैरों के पास गिर गया। इनाया खड़े खड़े कांप गई। उसने अपने कदम पीछे लिए और हैरानी से सामने खड़े आहिर को देखने लगी, जिसकी आंखें इस वक्त बेहद लाल थी। आहिर ने गुस्से से कांपते हुए कहा, इस घर में आ गई, पर यह मत समझना कि मेरे कमरे में आ पाओगी। हिम्मत भी मत करना इस कमरे में कदम रखने की। कहते हुए उसने इनाया के मुंह पे दरवाज़ा बंद किया। इनाया की आंखों से आहिर की बेरुखी देखकर फिर से आंसू भर आए। वो वहीं दरवाजे से टिक कर बैठ गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।